हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। अभी तक हमने कंपनी लॉ में कंपनी का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट डिस्कस किए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन, लाइबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओनरशिप एंड नेशनैलिटी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी रजिस्टर कैसे हुई है। इसके बेस पे कंपनीज को तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है फर्दर। फर्स्ट इज चार्टर्ड कंपनी, सेकंड स्टैट्यूटरी कंपनी एंड थर्ड इज रजिस्टर्ड कंपनी। First one is chartered companies. These companies are formed under royal charter granted by the monarchy. वो companies होती हैं जो royal charter के अंडर फॉर्म होती है, जो कि किंग या क्वीन द्वारा बनाई जाती है। monarch का मतलब होता है किंग या क्वीन। अभी चार्टर क्या होता है? चार्टर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस लिखे होते हैं। तो बेसिकली कंपनी उस चार्टर को फॉलो करती है, ना कि कंपनी लॉ को। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 AD में बनी थी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ऐसी कंपनीज आज की डेट में इंडिया में नहीं चलती है, नॉट प्रेवलेंट इन इंडिया टुडे। सेकेंड इज स्टैट्यूटरी कंपनीज। ये वो कंपनीज होती हैं जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। इन कंपनीज की पावर्स, फंक्शंस, क्या स्ट्रक्चर होगा, ये सभी इस एक्ट में डिफाइंड है। इसी को इन कंपनीज को फॉलो करना होता है। इसका एग्जांपल है RBI, SBI, LIC। इन सभी के अपने अपने एक्ट है जिसको ये फॉलो करते हैं। जैसे RBI एक्ट 1934 को फॉलो करता है। ऑल्दो इन कंपनीज में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, फिर भी इनको कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लगाने की नीड नहीं होती। Third is registered companies. These companies are formed under the Companies Act and registered with the Registrar of Companies. ये वो कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है, ROC के पास रजिस्टर्ड है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 या इससे भी पहले जो एक्ट थे, जैसे कंपनीज एक्ट 1956। अगर किसी भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है तो उस कंपनी को हम रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे। इन कंपनीज को आज की डेट में कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है। सभी मेंबर्स की राइट, लाइबिलिटीज कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही गवर्न होंगी। इसी के प्रोविजंस हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इस टाइप की कंपनीज प्राइवेट भी हो सकती हैं, पब्लिक भी हो सकती हैं। रिलायंस, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, ये सभी रजिस्टर्ड कंपनीज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, मतलब कंपनी के डेट्स को लेके मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है। इस बेस पर कंपनीज को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सेकंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड थर्ड इज अनलिमिटेड कंपनी। First one is company limited by shares, which comes under section 2 subsection 22 of Companies Act 2013. As per this section, the liability of members is limited to the amount unpaid on their shares. मतलब कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, सिर्फ उतनी जितना शेयर्स पे अमाउंट पेमेंट अभी रहता है। अगर कंपनी को कितना ही लॉस हो जाए या फिर कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, मेंबर्स को सिर्फ जितना अमाउंट अभी बाकी है शेयर्स पे उतना ही पेमेंट करना है अनपेड वैल्यू का। अगर शेयर्स पे पूरी पेमेंट उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है तो अब कंपनी के डेट्स को लेके मेंबर बिल्कुल लाइबल नहीं रहते। फॉर एग्जांपल, इफ अ शेयर होल्डर हैज पेड अप ₹70 ऑन अ 100 रुपीज शेयर, मतलब 100 रुपए के शेयर थे जिसमें से 70 रुपए ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है शेयर होल्डर के द्वारा और अब सिर्फ 30 रुपीज अनपेड हैं। ऐसे में शेयर होल्डर की लाइबिलिटी वो अनपेड अमाउंट जो कि 30 रुपीज है वहीं तक है। सपोज के पास 2 शेयर हैं तो 60 एंड सो ऑन। तो इससे ज्यादा कंपनी शेयर होल्डर से नहीं मांग सकती। सबसे कॉमन फॉर्म है कंपनी का इंडिया में। ये टाइप की कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, रिलायंस, इंफोसिस, टाटा मोटर्स, ये सभी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के एग्जाम्पल हैं। Next type is company limited by guarantee, which comes under section 2 subsection 21 of Companies Act 2013. बच्चे समझ जाया करो, अगर हम सेक्शन बता रहे हैं वो Companies Act 2013 के ही बताएंगे। तो ये कौन सी कंपनीज होती हैं? These are the company in which the liability of members is limited to the amount guaranteed by them, which is specified in MOA. इसका मतलब क्या है कि इसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितनी उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करते हुए गारंटी ली थी। स्टार्टिंग में ही गारंटी ले लेते हैं कि कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाएगी
तो एक फिक्स अमाउंट बता देते हैं कि इतना अमाउंट हम पे कर देंगे। अब सपोज कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है और एक मेंबर है जिसने जब कंपनी बनी मेमोरेंडम में 4 लाख की गारंटी ली थी पेमेंट की। अब कंपनी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप उस मेंबर से 4 लाख रुपए ही मांग सकती है, वहां तक मांग सकती है, उससे ज्यादा नहीं मांग सकती। इस टाइप की कंपनी ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं होती है मोस्टली, ये मोस्टली नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए होती है, प्रमोशन के लिए, लाइक एजुकेशन, चैरिटी, स्पोर्ट्स, इस तरह की ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकती है ये कंपनीज। इन कंपनीज में जरूरी नहीं है कि शेयर कैपिटल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जितने भी हमारे एनजीओज हैं जो कंपनीज के रूप में रजिस्टर्ड हैं वो सारे एग्जाम्पल है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब तक हमने लिमिटेड कंपनी के बारे में पढ़ा, चाहे वो शेयर से लिमिटेड थी या फिर गारंटी से लिमिटेड थी। मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी कहीं ना कहीं लिमिटेड है, इससे उनके पर्सनल एसेट सेफ रहते थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अनलिमिटेड कंपनी, जिसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 92। ये वो कंपनीज होती हैं जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। अगर कंपनी को लॉस हो जाए या कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है और कंपनी के एसेट्स कम पड़ जाते हैं लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए, तो मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स का यूज करके लाइबिलिटीज की पेमेंट की जाती है। इसका मतलब उनका घर भी इस चीज में बिक सकता है। अब ये जो अनलिमिटेड कंपनीज हैं इनके पास शेयर कैपिटल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट इनके लिए ये जरूरी है कि कंपनी के दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि है एमओए और एओए, ये बनाना इनके लिए जरूरी है। एज यू नो कि कंपनी का बेसिक एजेंडा ये था कि लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड हो, और इस टाइप की कंपनी में क्योंकि लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड नहीं है और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क है, इसलिए इस टाइप की कंपनीज इंडिया में तो देखने को नहीं मिलती, बहुत रेयर है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स का ट्रांसफर कितना इजीली हो जाता है, इस बेस पे क्लासिफिकेशन की गई है। तो इस बेस पे हम दो कैटेगरीज में कंपनीज को डिवाइड करते हैं। एक है प्राइवेट कंपनी जिसमें शेयर्स का ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है, दूसरी पब्लिक कंपनीज जहां पे शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। First one is private company. According to section 2 subsection 68 of the Companies Amendment Act 2015, private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed. Section 2 subsection 68 पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कीजिएगा जरूर, ये बार बार रिपीट होगा अभी। ये कहता है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसमें एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। पहले क्या था, अमेंडमेंट एक्ट 2015 आने से पहले, जो 2015 में अमेंडमेंट हुई है, उससे पहले आपको बता रखा था, एक फिक्स अमाउंट था कि कम से कम 1 लाख रुपए होने चाहिए प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। पर 2015 में एक अमेंडमेंट हुई जिसमें इस कंडीशन को हटा दिया गया। अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट्स। अब जो प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट बनता है उसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है। वो क्या रिस्ट्रिक्शन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन लगाता है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। मेंबर्स अपने शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। दूसरा, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, जिसमें कि हम कंपनी के प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज जो कि मान लो मेंबर हैं या मेंबर रह चुके थे इन सर्विस, उनको हम इंक्लूड नहीं करते। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। अगर आपको फंड चाहिए तो आप पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते, आपको पर्सनली ही फंड्स अरेंज करने होंगे। इसी के साथ साथ आप स्टॉक एक्सचेंज पे सिक्योरिटीज को लिस्ट नहीं कर सकते, वो पब्लिक कंपनी कर सकती है। और जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अगर हमें प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है कम से कम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम हमारे 200 हो सकते हैं। एक और चीज, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो नाम के एंड में प्राइवेट वर्ड लगाना जरूरी होता है, एंड में आता है प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, बहुत इजी सी डेफिनेशन दी गई है। अगर आपसे कोई पूछे पब्लिक कंपनी क्या होती है तो आप बोलोगे पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के अलावा जो भी कंपनी है उसको हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। साथ में कह रहे हैं ये हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जैसे कि हमने प्राइवेट कंपनी में पढ़ा अभी कि पहले
कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आने से पहले एक मिनिमम अमाउंट आपको बता रखा, जैसे प्राइवेट कंपनी का 1 लाख था, ऐसे ही पब्लिक कंपनी का 5 लाख था। अगर आपको पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 5 लाख रुपीज होने चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल। और 2015 में ये वाली कंडीशन भी हटा ली गई थी। अब ऐसा नहीं है, आप मिनिमम जो भी प्रिस्क्राइब की गई है, आप मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इट शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी होती है, मेंबर्स अपने शेयर्स बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, मतलब बाइंग एंड सेलिंग इजीली हो सकती है। ऑल्सो इट में इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स। अगर पब्लिक कंपनी को फंड्स की नीड है, वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है और पब्लिक से फंड मांग सकती है। ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज कंसिडर अ पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी की कोई सब्सिडरी है जिसका नाम मान लो प्राइवेट है नाम में, लेकिन फिर भी हम उसको पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपको 7 लोगों की जरूरत होती है, 7 मेंबर्स। और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, नहीं दी गई। The shares and debentures of public company may be listed on a stock exchange. जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पब्लिक कंपनी के जो सिक्योरिटीज हैं, शेयर, डिबेंचर्स, वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकते हैं, बीएससी, एनएससी जैसे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और पब्लिक को सेल के लिए ऑफर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मतलब कंपनी पे कंट्रोल किसका है, या फिर आप बोल सकते हो शेयर होल्डर बड़ा कौन है, किसकी ज्यादा शेयर होल्डिंग है। इसके बेस पे कंपनीज को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। First one is government company. Under section 2 subsection 45, government company is a company in which government holds at least 51% or more of the paid up share capital. वो कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का 51% या फिर उससे ज्यादा शेयर कैपिटल होता है, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। मतलब ज्यादा शेयर होल्डिंग किसकी है, गवर्नमेंट की। या तो हो सकता है, भी गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है, या तो हो सकता है पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो, या हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो, या ये भी हो सकता है दोनों का मिला के इतना हमारा शेयर कैपिटल बन रहा है, या ये भी हो सकता है कि कंपनी किसी और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हो। इसका मतलब है किसी और गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है, उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं आपके भेल, ओएनजीसी। नेक्स्ट इज होल्डिंग कंपनी। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 कहा गया है, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। इसका मतलब ये है, होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी दूसरी कंपनी सब्सिडरी कंपनीज होती है। इसको और अच्छे समझ लेते हैं। अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज। एक होल्डिंग कंपनी वो है जो कि दूसरी सब्सिडरी कंपनीज को या तो ओन करती है, ऑनरशिप है, या फिर कंट्रोल कर सकती है। अब ये कैसे होता है, ये ऑनरशिप या कंट्रोल कैसे होता है, 2 तरीके से होता है। पहला तो ये कि सब्सिडरी कंपनी का मेजर शेयर होल्डिंग होल्डिंग कंपनी के पास है। और मेजर शेयर होल्डिंग कैसा होता है, मेजर शेयर होल्डर वही हो सकता है जिसके पास मोर देन 50% शेयर कैपिटल हो। तो अगर आपके पास मोर देन 50% शेयर कैपिटल है तो आप क्या हो गए, होल्डिंग कंपनी। और दूसरी इस तरीके से कंट्रोल कर सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को वो कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब उनके पास इतना पावर है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी को रिमूव भी कर सकते हैं और किसी को वहां पे अपॉइंट भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम होल्डिंग कंपनी। इसका एग्जाम्पल हम लेके चल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि कंपनी है, सबने टाटा का नाम सुना हुआ है, तो जो होल्डिंग कंपनी है, मेजर कंपनी है, वो है टाटा सन्स लिमिटेड। इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, जैसे टाटा स्टील्स है, टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। ये सारी हमारी क्या है, सब्सिडरी कंपनीज। Next is subsidiary company. Under section 2 subsection 87, a subsidiary company is one that is controlled by another company known as the holding company. जैसे हमने previously पढ़ा था, holding company वो होती है जो दूसरी कंपनी पे कंट्रोल रखती है, उसको होल्ड करती है। इसका उल्टा सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसके ऊपर कोई और कंट्रोल कर रहा है, जो कि होल्डिंग कंपनी है। अब अगेन सेम ये पहले वाली चीज है, कंट्रोल कैसे हो सकता है, या तो भाई उस कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल होल्डिंग के पास है, या
उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है, तो ऐसी कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। एक एग्जांपल हम वहीं से समझ सकते हैं, हमने बोला था भी टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी है, तो यहाँ पे सब्सिडरी उसकी कौन हो जाएगी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील। इसी के साथ एक एग्जाम्पल हमारे पास और बोल सकते हैं हम लोग कि जैसे कि फेसबुक का नाम सबने सुना हुआ है, तो फेसबुक अब किस नाम से है, अब मेन तो अब मेटा प्लेटफॉर्म के नाम से है। इसकी सब्सिडरीज कौन कौन है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, थ्रेड्स है, ये सारी इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, मतलब कंपनी रजिस्टर कहाँ हुई है, इसके बेस पे कंपनीज को डिवाइड किया है दो टाइप्स में, एक है इनलैंड कंपनी, दूसरी है फॉरेन कंपनी। फर्स्ट है हमारे पास इनलैंड कंपनी या इंडियन कंपनी। वैसे तो बच्चे इनलैंड कंपनी को हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन नहीं किया गया, बट यस इंडियन कंपनी है जो कि अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब हमने कंपनी को डिफाइन किया था। ये क्या कहती है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी वो है या इंडियन कंपनी वो है जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट के अंडर। या तो वो कंपनी एक्ट कौन सा होगा, कंपनीज एक्ट 2013, या प्रीवियसली किसी भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुई है उसको हम इनलैंड या फिर इंडियन कंपनी कहेंगे। ये प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। कुछ ऐसी हमारी इंडियन कंपनीज हैं जो इनकॉर्पोरेट तो कंपनीज एक्ट में हुई है, बट किसी स्पेशल एक्ट से वो गवर्न होती है, हमारे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में वहां से कंट्रोल होती है, उनको भी हम इंडियन कंपनी ही बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं इंडियन कंपनीज के, रिलायंस इंडियन है, इन्फोसिस इंडियन है, भारत पेट्रोलियम इंडियन है, ये सारी हमारी इंडियन कंपनीज है। नेक्स्ट इज फॉरेन कंपनी। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 अ फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये वो कंपनीज होती हैं जो इंडिया के बाहर रजिस्टर हुई हैं, बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली इन इंडिया। ये रजिस्टर तो बाहर हुई हैं, किसी और देश में हुई हैं, पर ये काम इंडिया में भी करती हैं। अब ये हो सकता है या तो उनकी फैक्ट्रीज हों, ब्रांचेज हों, सब्सिडरीज हों, ये ऐसे भी काम कर सकती हैं, फिजिकली भी काम कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर इंडिया में काम कर रही हो, सारी कंपनीज फॉरेन कंपनीज कही जाएंगी। अब ये कंपनीज ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आके काम कर सकती हैं, पहले तो इनको आरओसी के पास रजिस्टर करना होगा। इसी के साथ साथ जितने भी इंडियन बिजनेस रेगुलेशंस हैं उनको भी कंप्लाई करना होगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फॉरेन कंपनीज के, जैसे कि केपीएमजी, एप्पल, गूगल, ईवाई, ये सारी की सारी हमारी फॉरेन कंपनीज हैं। अब तक हमने किसी ना किसी बेस पे कंपनीज को क्लासिफाई किया, बट इसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में चलो अब हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले है 1% कंपनी, जिसको हम ओपीसी के नाम से भी जानते हैं। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ये आती है। 1% कंपनी वो कंपनी है जिसमें सिर्फ एक मेंबर होता है। हमने इससे पहले प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है, बट ओपीसी उसका एक एक्सेप्शन है। ये होती तो प्राइवेट कंपनी ही है, बट इसमें सिर्फ एक मेंबर होता है। ये ज्यादातर जो सोल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए काम आती है। इसको आप प्राइवेट कंपनी के रूप में रजिस्टर करते हो, एक मेंबर और एक डायरेक्टर के साथ में। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रीलांस कंसल्टेंट और सिंगल बिजनेस ओनर रजिस्टर्ड एज ओपीसी। Next company is small company under section 2 subsection 85. A small company is a private company that satisfies both of the following conditions as per the latest amendment. अगर कोई प्राइवेट कंपनी इन दो कंडीशंस को फुलफिल करती है उसको आप स्मॉल कंपनी बोल सकते हो। पहली कंडीशन है कि उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि उसका लास्ट P&L अकाउंट में जो टर्नओवर आया है, टर्नओवर का मतलब जो रेवेन्यू आया है लास्ट ईयर का, वो 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक, इससे ज्यादा नहीं। टर्नओवर लास्ट ईयर का 40 करोड़, इससे ज्यादा नहीं। और सच हायर अमाउंट में बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ना टाइम टू टाइम हो सकता है इसमें अमेंडमेंट करते, कोई हायर अमाउंट करते। फॉर एग्जाम्पल 2013 में ये पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट था 50 लाख, फिर 2021 में अमेंडमेंट हुई जिसमें अमाउंट हो गया 2 करोड़। ऐसे ही जो टर्नओवर का अमाउंट 2013 में था 2 करोड़, 2021 में ये रिवाइज हुआ जो कि हो गया फिर 20 करोड़, और आज की डेट में ये 40 करोड़ है। तो ऐसे रिवाइज हो सकता है।
अब स्मॉल कंपनी को बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं, जैसे इस पे कंप्लायंस का बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता, इसकी फाइलिंग बहुत सिंपल होती है आरओसी के साथ में, और अगर मान लो कोई कंप्लायंस में प्रॉब्लम हो गई, टाइम पे कोई चीज़ पूरी नहीं की, तो पेनल्टी भी इन पे बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। अब कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिनको आप स्मॉल कंपनी नहीं बोलोगे। सबसे पहले पब्लिक कंपनी, हमने शुरू में ही बोला था कि स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है, इसका मतलब कोई भी पब्लिक कंपनी को आप स्मॉल कंपनी नहीं कह सकते। दूसरा, किसी भी होल्डिंग या फिर सब्सिडरी कंपनी को आप स्मॉल कंपनी नहीं कहोगे। तीसरा, ऐसी जो भी कंपनी जो कि सेक्शन 8 कंपनीज है, मतलब सेक्शन 8 कंपनीज में कौन सी कंपनीज आती है, नॉन प्रॉफिट कंपनीज, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो सभी नॉन प्रॉफिट कंपनीज कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं कही जाएगी। चौथा, ऐसी कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि किसी स्पेशल एक्ट के अंडर गवर्न होती है, उनमें से किसी को भी आप स्मॉल कंपनी नहीं कहोगे। Next type of company is dormant company. Under section 455 of Companies Act 2013, a dormant company is a company that is formed and registered for a future project or to hold an asset or intellectual property. मतलब इस टाइप की कंपनी जो बनी तो अभी है लेकिन अभी उसको काम नहीं करना, फ्यूचर किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी एसेट को होल्ड करने के लिए ताकि उसके हाथ से ना निकल जाए, किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए अभी बनाई है पर अभी वो काम नहीं कर रही। दूसरा, अ कंपनी दैट इज नॉट कैरिंग आउट एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। बच्चे, एक तो डोरमेंट का मतलब ही होता है इनएक्टिव, तो ऐसी कंपनी है जो फिलहाल कुछ टाइम के लिए कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही। अब इस सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, मतलब वो बाइंग या सेलिंग कोई भी गुड्स या सर्विसेज का नहीं कर रही, ना तो भी कोई इनकम अर्न कर रही है, ना कोई ज्यादा से एक्सपेंसेस कर रही है। इसका मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है। इस टाइप की कंपनी को हम बोलेंगे डोरमेंट कंपनी या फिर इनएक्टिव कंपनी। अब सपोज, अब तुम ये बोल सकते हो कि मैम डोरमेंट कंपनी मतलब ये स्टेटस डालने क्यों है। अगर अदरवाइज आपकी कंपनी कुछ काम नहीं कर रही, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही, तो बहुत सारे कंप्लायंस है जो फुलफिल करने पड़ते हैं। हो सकता है रजिस्ट्रार कंपनी को बंद करने का नोटिस दे दे, इसीलिए अगर आपको अभी काम नहीं करना तो बेटर होगा अपनी कंपनी को डोरमेंट का स्टेटस दिलवा दो। अभी डोरमेंट का स्टेटस कैसे अप्लाई होता है, मुझे आजकल ना सब कुछ करने का एक ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। अगर आपको डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा जिसका नाम है फॉर्म MSC1। वो आरओसी को सबमिट कर दो। अब आरओसी को आपका फॉर्म सही लगेगा, सब कुछ ठीक लगेगा, तो वो उसके बदले में डोरमेंट स्टेटस कंफर्म करने का सर्टिफिकेट दे देगा इन फॉर्म MSC2। तो अगर अप्लाई करना है तो MSC1 और आपको मिलेगा MSC2, वो होगा डोरमेंट स्टेटस की कंफर्मेशन। अब सपोज आपको अब काम स्टार्ट करना है, तो आप क्या करोगे, दोबारा एक्टिव करने के लिए, अब तक तो डोरमेंट स्टेटस में है, दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा, और वो अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा MSC4। अब आपको आरओसी इशू करेगा एक्टिव स्टेटस के लिए MSC5। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी इज नॉन प्रॉफिट कंपनी। इनको हम सेक्शन 8 कंपनी भी बोलते हैं और ये सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ही आती हैं। अ नॉन प्रॉफिट कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म फॉर प्रमोटिंग चैरिटेबल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये वो कंपनीज होती हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि कोई सोशल या चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए होता है, जो कि एजुकेशन, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, एनवायरनमेंट, किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है। अब इनको मान लो अगर कोई प्रॉफिट अर्न हो रहा है या कोई इनकम अर्न हो रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका इस्तेमाल सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव है इनका उसको प्रमोट करने में होगा। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, इन कंपनीज को सेक्शन 8 कंपनीज भी बोलते हैं और ये प्राइवेट या पब्लिक कोई भी हो सकती है। इसके अलावा इन कंपनीज को बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं। इसी के साथ में इनको जरूरी नहीं है कि ये अपने नाम के पीछे लिमिटेड टर्म यूज करें, और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स भी इन कंपनीज की कम होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनी और MNCs। आई एम श्योर सभी ने MNCs का नाम सुना होगा। ऑल्दो MNC को हमारे कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आज की डेट में, इसीलिए इसका पढ़ना जरूरी है। तो MNC क्या होती है, MNC इज अ कंपनी दैट हैज इट्स हेड ऑफिस इन वन कंट्री बट ऑपरेट्स इन 2 और मोर कंट्रीज। एक ऐसी कंपनी, नाम में है मल्टीनेशनल, तो ऐसी कंपनी
जिसका हेड ऑफिस तो एक कंट्री में है, लेकिन वो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज भी हो सकती है, वहाँ ऑपरेट करती है। अब एक यहाँ पे चीज़ है, हमने एक कंपनी पढ़ी थी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में। उसमें और मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या फ़र्क है बच्चे? फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जो बाहर देश में कहीं रजिस्टर हुई है, इंडिया में भी काम कर रही है, उसको बोलेंगे हम फॉरेन कंपनी। बट सपोज कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर हुई है और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके ब्रांचेस हैं, उस इंडियन कंपनी को भी हम क्या बोलेंगे? एमएनसी, क्योंकि वो मल्टीपल नेशंस में ऑपरेट कर रही है। कोई भी कंपनी किसी एक देश में रजिस्टर हुई है, उसका हेड ऑफिस है वहां पे, बट ज्यादा देशों में ऑपरेट करती है, उन सभी कंपनीज को हम बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी या फिर एमएनसीज। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, इन्फोसिस, गूगल, कोका कोला, सैमसंग, ये सभी आपके एमएनसीज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज इलीगल एसोसिएशंस अंडर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अभी इलीगल एसोसिएशन क्या होता है? इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल कैरिंग ऑन बिजनेस टुगेदर विदाउट रजिस्टरिंग एज अ कंपनी। ये ऐसे लोग का ग्रुप है जो बिजनेस कर रहे हैं साथ में, बट अपने आप को एज अ कंपनी उन्होंने रजिस्टर नहीं किया, डिस्पाइट बीइंग मोर देन द परमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। जितना लॉ ने परमिट किया है उससे ज्यादा है वो लोग, उसके बाद भी अपने आप को रजिस्टर अगर उन्होंने नहीं किया, वो इलीगल एसोसिएशन कहलाएगी। अभी कौन सी इलीगल कब कब होंगी, वो कंडीशंस दे रखी है हमारे पास में। फर्स्ट है हमारा, मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन मस्ट बी मोर देन 50। अगर कोई एसोसिएशन 50 से ज्यादा लोगों की है और बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इलीगल, अगर उन्हें अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर नहीं किया। दूसरा, द एसोसिएशन मस्ट हैव बीन फॉर्म्ड for the purpose of carrying on any business for profit। ये जो लोगों का ग्रुप है, जो 50 लोगों का ग्रुप है, ये कोई ना कोई बिजनेस के लिए साथ में आए हैं, प्रॉफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 60 लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया फॉर प्रॉफिट एज अ ग्रुप और अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर नहीं किया है, तो कहलाएगी इलीगल एसोसिएशन अंडर सेक्शन 464। All right, that's all for today. I hope types of companies आपको clear हैं. Still, if you have any doubt, then let me know in the comment section. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel.